हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। और यहाँ पे थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में क्या बाबू, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ आप देखिए टॉप, यहाँ आप देखिए 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। तो आज का क्लास बहुत ही टफ होने वाला है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट एकदम शेयर कर दीजिए सुबह के सुबह इस वीडियो को। सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ पे देख लीजिए जितने भी सारे स्टूडेंट हैं लाइव आ सके, क्योंकि आज होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन जो 3 से 4 बार आया हुआ है, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए, सभी बच्चे शेयर कीजिए, बुलाइए अपने दोस्त साथी सबको बुलाइए बाबू, सबको बुला देना है आज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो हो गया ये बात। अब बता दीजिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, तो बोलना ही भूल गए। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे कैसे हैं मेरे प्यारे लाल? सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। उसके बाद से देखिए, अब यहाँ आप देखिए चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में अगर आप लाइक नहीं किए हैं बच्चे, फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो धांसू क्लास होने वाला है बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है। सभी बच्चे एक बार शेयर कीजिए, मजा आएगा आज की इस क्लास में। तो चलिए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी बच्चा नहीं जुड़ा है व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आपको जुड़ जाना है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम अपना व्हाट्सएप नंबर 91 35 74 20 24। आपको इस पे मैसेज करना है, बोल देना है सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बाबू रेडी करें, क्लास स्टार्ट करें। बोलिए यस एक बार सभी बच्चे, हम आपका कमेंट देखते हैं। चलिए सभी बच्चे बोलिए यस, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे यस बोलिए। अब देखिए यहाँ पे क्लास को हम शुरू करते हैं, एकदम रेडी रहिएगा आप सभी स्टूडेंट। अब यहाँ आप देखिए पहला क्वेश्चन है कि H2O तरल है जबकि H2S गैस, यहाँ पे क्यों, इसका व्याख्या करें। देखिए क्वेश्चन है कि H2O तरल है जबकि H2S क्या होता है, गैस होता है। ये 2011 में, 2012 में, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए कितनी बार, तो इसको तो पढ़ना एकदम जरूरी है। तो हम आपको बताते हैं कि H2O तरल होता है जबकि H2S गैस होता है, क्यों। तो हम आपको बताते हैं कि H2S अणुओं के बीच कोई हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है। यानी यहाँ पे आपको लिखना है कि जो H2S अणु होते हैं इनके बीच जो हाइड्रोजन आबंध यानी H आबंध होता है वो नहीं होता है। उसी कारण उसमें क्या होता है, कमरे के ताप पे या गैसीय अवस्था में होता है। यही ना पूछा है बाबू, यहाँ पे आपको बताना है क्या H2S। हम इसके पहले व्याख्या करें, H2S गैस है, क्यों गैस है। H2S अणु के बीच कोई हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, इसी कारण से जो होता है बाबू क्या, ये कमरे के ताप पे गैसीय अवस्था में होता है। यही तो हमको बोलना था बाबू, यही तो पूछा था कि इसका व्याख्या करें, इसको बताएं हमको। यही क्वेश्चन कह रहा है कि H2O तरल है, तरल अवस्था में होता है, लेकिन जबकि जो H2O होता है गैस अवस्था में। गैस अवस्था में इसीलिए होता है क्योंकि इसमें कोई H आबंध नहीं होता है, हाइड्रोजन आबंध नहीं पाया जाता है H2S में, इसीलिए ये गैसीय अवस्था में होता है। समझ में आ गया, 110% आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए किंतु, अब बात करते हैं H2O की। तो किंतु H2O अणुओं के बीच H आबंध उपस्थित होने के कारण, यानी यहाँ पे आप लोग एक बात समझे, यहाँ देखिए H2S में क्या होता है, H आबंध नहीं पाया जाता है, इसी कारण जो होता है H2O, जो यहाँ पे देखिए H2S जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। गैसीय अवस्था में होने का कारण तो इसमें H आबंध नहीं होता है, जबकि जो हमसे बोला जा रहा है कि H2O जो होता है तरल में होता है। तो H2O तरल में क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, H आबंध, हाइड्रोजन आबंध उपस्थित रहता है, इसलिए ये क्या होता है बाबू, ये तरल अवस्था में होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। देखिए कैसे लिखना है आपको तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे समझिए कि H2S अणुओं के बीच कोई हाइड्रोजन आबंध नहीं होने के कारण यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किंतु H2O में क्या होता है, हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है अधिक होता है, अतः यहाँ पे H2O कमरे के ताप पे तरल अवस्था में पाया जाता है। सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, कोई माई का लाल एक नंबर नहीं काटेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, 100% आपका राइट आंसर होगा। बाबू समझ में आया तो जल्दी से बोलिए, समझ में आया ना, पूरा आया होगा पक्का।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है क्यों। यहाँ पे आप लोग जान चुके होंगे कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। बाबू देखिए पूछा गया प्रश्न है, हल्का में नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है क्यों। देखिए हम बताते हैं क्यों, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है और चालकता सबसे अधिक होता है। बस इतना ही, चांदी का प्रतिरोध कम, चालकता अधिक होता है। इसी के कारण क्या होता है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, चालक होता है। आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। याद बाबू देखिए पहला भी क्वेश्चन आपको अभी के अभी याद करा दिया, इसको भी क्या किया, अभी के अभी आपको याद करा दिए। कहने का मतलब यह है, समझ लीजिए, रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको पूरा 100% याद हो गया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों। तो चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है क्यों, क्योंकि चांदी का प्रतिरोध कम और चालकता इसका बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण से क्या होता है, चांदी एक विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। याद हो गया कि नहीं, सही से बताइए, हो गया ना। चलिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन समाप्त। बाबू लग रहा है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये पूछा हुआ प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, लग रहा है नहीं ना लग रहा है। बाबू ऐसे ही चुटकी में उड़ा देंगे सारा क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्लास करते जाना है। अब यहाँ आप देखिए दूसरा, यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि हाइलोजन परिवार के कौन सा यहाँ देखिए सदस्य है। यहाँ पे आपको बताना है हाइलोजन परिवार के कौन कौन सदस्य हैं। हाइलोजन परिवार के सदस्यों को नाम लिखना है आपको। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा है, 11 में, 12 में, 17 में, देख लीजिए कितनी बार परिमाण है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए बाबू। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य होते हैं, उसके नाम लिखे। कैसे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे हाइलोजन परिवार के सदस्य कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सभी तत्व क्या है, किस परिवार के हैं, तो बाबू ये हाइलोजन परिवार के हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है कौन कौन हाइलोजन परिवार के हैं, कौन कौन से हैं बाबू। तो हाइलोजन परिवार के सदस्य होते हैं, यहाँ देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं बाबू, ये हमारे होते हैं हाइलोजन परिवार के सदस्य। तो ऐसे आपको याद रखना बाबू। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10 सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा ना, याद करा के भेजेंगे, इतना गारंटी है, समझा के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइलोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन से, तो बाबू होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब जो सदस्य होते हैं, यानी ये जो सभी तत्व होते हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। और इन्हीं यहाँ देखिए इनमें से सभी यहाँ पे देखिए तत्व को सम्मिलित रूप से हाइलोजन परिवार कहते हैं। यानी यहाँ पे वही बता दिया। आप लोग ऐसे लिखिएगा कि यहाँ देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग क्या हाइलोजन परिवार का सदस्य बोलते हैं। जितने भी ये तत्व है सब यहाँ पे क्या है, ये जितने भी तत्व हमने बताए हैं, जैसे यहाँ देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब हाइलोजन परिवार के सदस्य होते हैं। बस ऐसे ही लिखना, एग्जाम में आपका पक्का नंबर टकाटक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए 4 नंबर की, ओजोन के विरंजक गुण। यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये बाबू यहाँ देखिए एक बार पूछा गया प्रश्न, यहाँ पे मेंशन करना भूल गए। देखिए क्वेश्चन है कि ओजोन के विरंजक गुण कौन कौन से हैं, ओजोन के विरंजक गुण कौन कौन से होते हैं। बाबू आपको नहीं लग रहा होगा कि केमिस्ट्री का क्लास हो रहा है, इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि ओजोन के विरंजक गुण कौन कौन से हैं। बाबू कौन कौन से हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए गुण यहाँ पे हम 2 ही लिखे हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही गुण लिखना है आपको। देखिए ओजोन के विरंजक गुण कौन कौन से होते हैं। ओजोन शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है। यहां देखिए ओजोन शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है, यानी यहां आप देख लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये आपको पहला यहाँ पे इसका गुण लिखना है। अब यहाँ देखिए इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नवजात यहाँ देखिए ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता होती है। यानी जो ये ओजोन का विरंजक गुण होता है उसमें लिखिएगा कि इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नवजात ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता होती है। ओजोन के विरंजक में क्या होता है बाबू ऑक्सीजन के साथ साथ नवजात ऑक्सीजन पैदा करने की ये क्षमता रखता है। तो यहाँ पे आपको ये 2 गुण लिखना है बच्चे। ये 2 गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चन है ये, 10 क्वेश्चन, 10 यहाँ आप देखिए 10 के 10 महान
निर्णायक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। चलिए यहाँ आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, क्यों, व्याख्या करें। देखिए अमोनिया पूछा गया कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, क्यों, व्याख्या करें। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसको कैसे व्याख्या करना है, जैसे ही आप देखिए हम पहले नंबर क्वेश्चन का व्याख्या कितना सटीक किए थे, अब देखिए इसका सटीक कैसे व्याख्या करेंगे। देखिए अमोनिया एक अच्छा लिगेंड होता है, क्यों होता है, क्यों होता है ये बताते हैं। देखिए अमोनिया यानी NH3, अमोनिया यानी क्या, NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की एक क्या होती है, निर्जन जोड़ी होती है, जो यहाँ पे क्या होता है, डोनेशन यानी दान के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। आप लोग समझिएगा, अभी समझाएंगे। अतः अमोनिया एक अच्छा लिगेंड होता है। नहीं समझ में आया, हम समझे हैं सिर्फ, अब आपको समझा रहे हैं कैसे समझना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड होता है, क्यों, क्योंकि अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है जिसको वो दान दे सकता है। बाबू क्या कर सकता है, उसको डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या एक निर्जल जोड़ी है। अमोनिया NH3 के पास एक निर्जल जोड़ी है जिसको वो क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो अगर वो दे सकता है, डोनेट कर सकता है, तो काहे नहीं उसको अच्छा बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे ही ना लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, क्यों, क्योंकि उसके पास एक निर्जल जोड़ी है अमोनिया की, वो किसी को डोनेट कर सकता है, किसी को दान में दे सकता है, इसलिए वो क्या है, तो बाबू अच्छा लिगेंड माना जाता है। आप दान देंगे तो आपको खराब कहा जाएगा, नहीं ना कहा जाएगा। तो वही बात है बाबू, केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपने भाषा में लिखे ताकि आपको पूरा समझ में आए और आपको पूरा 100% समझ में आ भी रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ऐसे ही लिखना है, अमोनिया यानी NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है जिसे वो क्या कर सकता है बाबू, वो यहाँ पे अमोनिया यहाँ पे क्या कर सकता है, दान दे सकता है। तो यहाँ पे उसे क्या बोलेंगे, अच्छा हम क्या बोलेंगे बाबू, लिगेंड बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू, सही से कसम से बताइएगा। सारा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं कि लावा गोली है, जबकि एक पूछा गया प्रश्न है, लग रहा है कि नहीं लावा गोली है। सब क्वेश्चन याद हो रहा है कि नहीं, हो रहा है तो बाबू फटाफट लाइक मारिए, फटाफट लाइक मारिए, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाए। जिस दिन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए ना, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में उतार देंगे, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको। यहाँ आप देख लीजिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं। यहाँ आप देखिए ऐसे ही क्वेश्चन ही आता है उसमें। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं, उनकी क्रियाशीलता कम क्यों होती है। तो देखिए नाइट्रोजन के अणु पूछा है, तो नाइट्रोजन के अणु में NN परमाणु के बीच त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। परिमाण स्वरूप यह आबंध पी पाई बैंड होता है और इसे तोड़ने में अधिक ऊष्मा का आवश्यकता होती है। प्रमाण स्वरूप यह क्या होता है, यह बहुत अभिक्रियाशील होता है। नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, हम है ना, हम समझाएंगे आपको। देखिए कैसे आपको समझाएंगे ये आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन में है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं, क्यों होते हैं हम आपको बताते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन के अणु में NN परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है, 3 गो आबंध, यानी यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के अणुओं के बीच त्रिआबंध यानी 3 गो बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। परिमाण स्वरूप ये क्या होता है, आबंध पी पाई बॉन्ड होता है। परिमाण स्वरूप ये जो बंध है वो क्या होता है, पी पाई होता है और पी पाई बॉन्ड होता है, यानी पी पाई आबंध होते हैं। इसे तोड़ने में बहुत ज्यादा ऊष्मा की आपको आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा। इसको अगर तोड़ना है बॉन्ड को, पी पाई और पी पाई बॉन्ड को अगर आपको तोड़ना है तो उसमें बहुत ज्यादा आपको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे इसीलिए यह क्या होता है, यह जो होता है अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि इसमें इसको जो तोड़ने के लिए हमको बहुत ज्यादा ऊष्मा खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है बाबू, यह क्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील होता है। आपको जस्ट वैसे ही लिखना है जैसे लिखे हैं बाबू, किसी भी माई के लाल के टीचर में दम नहीं है कि इसको 1 नंबर भी काट दें। तो यहाँ पे जैसे लिखे हैं ना बाबू, वैसे वैसे लिख के आपको आंसर देना है। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 7वां नंबर की गलनांक एवं धातुमल में विभेद उदाहरण के साथ करें। अब देखिए यहाँ पे गलनांक एवं धातुमल में विभेद करना, यानी आपको बता देना है कि गलनांक क्या होता है और धातुमल क्या होता है। गलनांक क्या होता है, धातुमल क्या होता है। यहाँ आप देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेंशन करना भूल गए, ये भी 2 से 3 बार बाबू पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन बैंक पलट लीजिएगा।
देखिए क्या लिखा हुआ है, गलनांक एवं धातुमल में विभेद। बाबू देखिए यहाँ पे गलनांक एवं धातुमल में विभेद क्या होता है, तो वे रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को गलनीय बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, गलनांक कहा जाता है। नहीं समझ में आया? अभी जस्ट आपके दिमाग में टन से जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, गलनांक किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित क्या होते हैं, अगलनीय पदार्थ, यानी बिना गलने वाले पदार्थ को वो गलाता है, बिना गलने वाले पदार्थ को वो गलाता है। बाबू यहाँ पे यही तो लिखा जाता है, गलाने के लिए जो पदार्थ का हम प्रयोग करेंगे, गलाने के लिए जो अगलनीय पदार्थ है उसको गलाने के लिए जिस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बाबू क्या, गलनांक। देखिए ऐसा यहाँ पे देखिए, गालक या गलनांक कुछ भी बोलिए, गालक बोलते हैं। यहाँ पे गालक, चलिए गालक ही सही है, गालक बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे गालक किसे बोलते हैं, तो बाबू वे रासायनिक पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धि को गलाने के बनाने के लिए जो प्रयुक्त हमको करना पड़ेगा उसे बोलेंगे क्या बाबू, गालक बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जबकि गालक तथा अगलीय अशुद्धि के क्रिया से जो निर्मित पदार्थ धातुमल जो होता है, यानी जो निर्मित पदार्थ होता है। अब देखिए यहाँ पे धातुमल किसे कहते हैं, तो गालक कहते हैं। जब गालक तथा अगलनीय, यानी आप देखिए जो गालक और अगलनीय अशुद्धि से क्रिया में जो निर्मित होगा, जो बचेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, धातुमल कहलाएगा। तो ये बाबू आपको आंसर पूरा सटीक याद होना चाहिए, जैसे लिखे वैसे लिखना। 110% आपको समझ में आने वाला है, पूरा आपको समझ में आएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेरे शेरों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। बाबू देख लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे, निस्तापन क्या होता है, जारण क्या होता है। अब देखिए निस्तापन जारण, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बतलाए हैं कि निस्तापन जारण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निस्तापन क्या है, जारण क्या है। तो निस्तापन क्या होता है, तो वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। देखिए यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि निस्तापन किसे कहते हैं, तो वायु की अनुपस्थिति में इसे गलनांक से नीच उच्च ताप पर, इसे गलनांक के नीच उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को ही निस्तापन कहते हैं। और यह यहाँ आप देखिए जल आयोजित अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह जल आयोजित, यहाँ पे याद रखिएगा, यह जल आयोजित अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा, ये देखिए यहाँ पे ये लिखे हैं कि नमी दूर हो जाता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है, नमी दूर हो जाता है। दूसरा क्या होता है, गैस बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है, निस्तापन के प्रक्रिया से याद रखिएगा कि पहला तो नमी दूर होगा, दूसरा क्या होगा, जो गैसें होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। तीसरा क्या होगा, यहाँ पे होगा वाष्पशील अशुद्धि दूर हो जाती है। जो वाष्पशील अशुद्धि होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। चौथा क्या होता है, समस्त पदार्थ यहाँ देखिए छिद्र युक्त हो जाते हैं। जितने भी उसमें पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, छिद्र युक्त हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए निस्तापन के क्रिया से क्या होता है, पहला तो उसकी नमी दूर हो जाती है, गैस बाहर निकल जाते हैं, वाष्पशील अशुद्धि दूर हो जाती है, समस्त पदार्थ में छिद्र युक्त बन जाता है, छिद्र युक्त बन जाता है। ये आपको ऐसे लिखना है, तो यहाँ आप लोग ऐसे जरूर लिख दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे अयस्क का तापीय विघटन भी हो जाता है, ये भी लिख दीजिएगा। ये भी कोई लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे जारण क्या है, ये देखिए जारण क्या होता है। देखिए निस्तापन तो समझ गए, जारण देखिए क्या होता है। जारण क्या होता है, तो अकेले अयस्क या अयस्क में उपयुक्त पदार्थ मिलाकर इसके गलनांक से नीचे वायु की अधिकता में उच्च ताप पर गर्म करने की, यानी वायु की उपस्थिति में, यानी क्या ना, वायु की इसमें क्या होगा, उपस्थिति में इसके गर्म करने की क्रिया को ही हम लोग जारण कहते हैं। और इसमें क्या, वायु की अनुपस्थिति में, इसमें वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रतिक्रिया को जारण कहते हैं। यहाँ देखिए भर्जन, यहाँ देखिए भर्जन प्रवर्तन भट्टी वात्या भट्टी में किया जाता है। यानी आप देखिए भर्जन प्रवर्त्या भट्टी और वात्या भट्टी में इसका किया जाता है। जारण से देखिए क्या होता है, यहाँ पे याद रखिए, जारण से क्या होता है, वाष्पशील अशुद्धियों, जैसे यहाँ आप देखिए एस, एएस, एसबी आदि क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाते हैं, ये जो है जैसे एस है, एएस और एसबी है, इसको ऑक्सीकृत होकर क्या होते हैं, SO2, AS2O3 और यहाँ देखिए SB2O3 आदि गैसों में ये रूप में क्या होता है, मुक्त हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न है कि प्रगलन क्या है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाबू आते रहते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि प्रगलन क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होता है। प्रगलन बाबू, प्रगलन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को गलाकर क्या कर, यहाँ आप देखिए प्रगलन वह प्रक्रिया है जिसमें गालक एवं अपचायक पदार्थ के साथ पिघलाया जाता है। गालक क्या होता है, जो अशुद्ध पदार्थ को गलाने, जो अगलनीय पदार्थ होता है उसको गलाने में जो प्रयुक्त किया जाता है उसे हम लोग गालक बोलते हैं। अब यहाँ आप देखिए प्रगलन वह प्रतिक्रिया जिसमें अयस्क को गालक एवं अपचायक पदार्थ के साथ पिघलाया जाता है। प्रगलन की सामान्यता कोयला को जलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करना, ये एक उदाहरण है, उसे हम लोग पहले यहाँ पे याद कर लीजिए कि प्रगलन वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को गलाकर यहाँ पे देखिए अपचायक पदार्थ के साथ पिघलाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्रगलन। ये आप लोग याद रखिए। प्रगलन क्रिया यहाँ पे सामान्यतः क्या होती है, कोयलों को जलाकर विद्युत ऊर्जा द्वारा उच्च तापमान पर उच्च करके यहाँ देखिए वात्या भट्टी में संपन्न किया जाता है। यानी इसका जो प्रक्रिया होता है कोयले को जलाकर उच्च विद्युत ऊर्जा में इसको जला के वात्या भट्टी में जला के इसकी प्रतिक्रिया जितने भी होती है उसको संपूर्ण किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो बाबू हम आपको 10 क्वेश्चन बता दिए, 10 में से 10 क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। और आप लोग एक बार बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, बहुत जल्दी आप देखिए फटाफट बता दीजिएगा कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास आपको कैसा लगा, फटाफट बता दीजिए। तो देखिए बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए। और देखिए लाइक नहीं किया बाबू, करना पड़ेगा, लाइक तो करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा और दोस्त के पास तो शेयर बाबू पक्का करना है। तो यहाँ पे इतना कर दीजिए, मिलते हैं दोपहर वाली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।